हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एपिसोड दूसरा है, सेकंड। एंड अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ एंड अपने रिलेटिव्स के साथ। ये कहानी ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। तो कहानी शुरू होगी छोटे से इंट्रो के बाद। दरवाज़ा खोलकर मैं हैरान रह गया। मेरे सामने दुबली पतली नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और होठों पर गीली मुस्कान के भाव लिए हुए थे। मैं हैरान होकर उस अजनबी चेहरे को गौर से देखा तो बेहद खूबसूरत नवयुवती थी। उसे देखते ही गजब सा आकर्षण महसूस हुआ। मेरे समझ से उसने अपनी ज़िंदगी के 17 या 18 बसंत ही देखे होंगे। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं दिख रही थी। जिस्म पर कपड़े भी मैले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मिट्टी में लेटी हुई थी। मैंने सख्ती से पूछा, क्या है, कौन हो तुम? मैं एक मजबूर गरीब लड़की हूँ साहब, उसने परेशानी भरे अंदाज में कहा। मेरी माँ इधर आसपास घरों में काम करती है। वह अभी तक घर नहीं लौटी। मैं उसे काफ़ी वक्त से ढूंढ रही हूँ और ढूंढते ढूंढते इधर आई थी, मगर वह मुझे ना मिली। ढूंढते ढूंढते वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और अब घर जाते हुए डर लगता है साहब। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पता नहीं क्यों उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी जाग गई। मैं बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। अगर वो घबरा कर बोली, अगर क्या साहब? मैं बोला, अगर तुम कुछ देर इंतज़ार कर लो तो, क्योंकि मैं खाना नहीं खाया है, बस फटाफट खा लूँगा। अगर तुम चाहो तो अंदर आकर बैठ सकती हो। मैंने सोचा था कि इतनी रात को फ्लैट के अंदर आने से झिझकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह एक पल में झटके के साथ अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खाना खाने के लिए आग्रह किया तो कहने लगी कि भूख नहीं है, परंतु जब मैंने विनम्र भाव से निवेदन किया तो वो मान गई। मैंने 2 अलग अलग प्लेटों में खाने को परोसा और 2 चपाती उसे दी और खुद एक लेकर खाने लगा। कुछ देर में खाने का कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर उसने चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच वे बेहद हसीन थी। शायद उसे अपनी खूबसूरती का जरा भी इल्म नहीं था, मगर उसकी आंख में अजीब सा सोनापन था। मैं सोच रहा था कि वह कितनी भोली है। वह तन्हा किसी अजनबी के कमरे में, वो भी अंधेरी रात में, बेखौफ मेरे सामने खड़ी थी। हालांकि वो मेरे शराब की बोतल देख चुकी थी, परंतु वो इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं हुई थी। फिर मैंने चलने का इरादा बना लिया और सोचा कि मैं अपने भाई के घर तो जा ही रहा हूँ, रास्ते में इस लड़की को इसके घर छोड़ दूँगा। इसका अकेले इस आधी रात में घर जाना ठीक नहीं। वह बेहद खूबसूरत है, उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। वैसे लड़कियों की तरफ मेरी नीयत कुछ कम ही बिगड़ती है। खूबसूरत खिले फूल मुझे बेहद पसंद है, मगर मैं अपनी सीमा के अंतर्गत ही रहना ही सही समझता हूँ। हाँ, अगर कोई फूल टूट कर मेरी झोली में गिर पड़े तो मैं केवल उसकी खुशबू चुराना पसंद करता हूँ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को खोलते हुए बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए। वो मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? वो बोली, साहब मैंने सभी जगह देख लिया, बस उस तरफ नहीं देखा। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा। हालांकि कब्रिस्तान थोड़ी दूर पर था। हम पैदल चलने लगे। कुछ देर चलने के पश्चात उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। मैं बोला, यह क्या कर रही है? वह बोली, साहब सामने कब्रिस्तान है, इसमें मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बोला, अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। कुछ अपने बारे में बताओ ताकि सफ़र भी कट जाए और तुम्हारा डर भी कम हो जाए। वो सहमे हुए आवाज़ में बोली, साहब मेरा नाम मोहिना है और मैं पास के गांव रतनपुर में मस्जिद के सामने मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूँ, जो कि आपके गांव गणेशपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो पड़ोस गांव की हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा नहीं मैंने। मोहिना के जवाब ख़त्म होते ही तपाक से मैंने अगला प्रश्न रख दिया। मोहिना बोली, साहब हम लोग बहुत गरीब लोग हैं,
हमारे पास कृषि करने के लिए खेती नहीं है। मेरे बाबूजी लोहार हैं। वो लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं और मेरी माता लोगों के घरों में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करती है, ताकि कुछ जमा पूंजी का जुगाड़ हो सके और मेरे हाथ वक्त से पीले कर दिए जाएं और मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। बातों बातों में पता नहीं लगा कि हम कब्रिस्तान के समीप आ गए और वो मेरे साथ जैसे ही कब्रिस्तान पर पहुंची चमगादड़ जोर जोर से चीखने लगे। मैंने गौर किया कि इस बार की चीख पहले से ज़्यादा करीब और भयानक थी और वो इस बार उनकी मौजूदगी ज़्यादा समीप भी थी। हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही नहीं थी और उसका हाथ मेरे हाथ से कब जुदा हुआ इसका जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था। वो गायब हो चुकी थी क्योंकि चारों तरफ कब्रिस्तान था और वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकती थी। अंत में गहन सोच में डूब गया। मैं बिल्कुल ही भयभीत हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। हालांकि मैं आधुनिक युग का पुरुष था और मैं भूत प्रेत पर कम विश्वास करता था, परंतु ये घटना मेरे साथ घटित हुई, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस पर अविश्वसनीय घटना को सच मानना पड़ रहा था। मैं अभी ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। अब आलम यह था कि मेरा दिमाग उस युवती के वजूद के विषय में सोच ही रहा था कि इस घटना से मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे। इसके 2 हाथी जैसे दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा, उसकी दोनों टांगें तो थी ही नहीं। अब मेरा भय के कारण हालत ख़राब थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे पलटते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने ये गौर किया कि मेरे हृदय की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी थी मानो कब वे थक कर बंद हो जाए, इसका जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। इस कब्रिस्तान में इस अप्रिय घटना ने मेरे मस्तिष्क को अपनी जकड़ में ले लिया था और खौफ ने पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति भी दिमाग के सूत्र सुन्न होने के कारण जवाब देने लगी थी। मोहिना, जिसे मैं कुछ वक्त पहले मासूमियत की दूसरी परिभाषा और सौंदर्य की देवी समझ रहा था, वो अगले पल इतने विकराल रूप लेकर मुझे स्तंभ कर देगी, इसका एहसास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। इस कर्कश हंसी ने मेरी विस्की का गुरूर क्षण भर में छू कर दिया और मेरी आंखों की पुतलियों को फैलने पर विवश कर दिया। और ये कहना भी अन्याय नहीं होगा कि इस ठंड में मोटी जैकेट पहनने के बावजूद रोंगटे खड़े होने के कारण सिर्फ एक थी और वो थी भयानक चुड़ैल, जिसकी कर्कश हंसी से सारा कब्रिस्तान गूंज रहा था, जिसका पूर्वाभास मुझे वक्त से पहले चमगादड़ों के एक झुंड ने करवाया था। मैंने लाख कोशिश की जय हनुमान बोलने के लिए, अपने मुख को खोलूं और तेज गति से भाग जाऊं, परंतु पता नहीं चुड़ैल की अजीब शक्ति के कारण मैं विवश सा हो गया था। ना तो मैं कुछ कह पा रहा था, ना ही मैं मुख से आवाज़ निकल रही थी। मेरी तरफ देखकर खौफनाक ठहाके मारकर बोलने लगी, साले सबके सब मारे जाएंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इससे पहले कि मैं जुबान हिलाकर कुछ कह पाता या कुछ करने की हिम्मत जुटा पाता, उसके लंबे लंबे नाखून वाले हाथ, जिससे खून की लाल बूंदें टपक रही थी, अचानक मेरी ओर बढ़ने लगे और उसने मेरे दाएं हाथ की कलाई के पास जोर से पकड़ लिया। उसकी मेरी कलाई पकड़ते मेरे शरीर में खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मेरे अंदर जरा सा भी साहस नहीं था कि हाथ को झटक सकूं। भय के वशीभूत होकर मैं कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था और मेरी आंखों पर धीरे धीरे गहना काला अंधेरा छाने लगा। मैंने कहा था इसको कि हमारे साथ रहे, अजनबी जगह पर अकेले कैसे रह लेता है, भगवान ना करे कुछ हो जाता तो। वो तो शुक्र है चौकीदार का जिसने हमें सही वक्त पर बुला लिया और हम सही समय पर इसको अस्पताल ले आए। श्री राम जी का शुक्र है, उन्होंने मेरी पूजा का लाज रख लिया। मेरे कानों पर मधुर ध्वनि पड़ रही थी जो कि मेरी भाभी की ही प्रतीत हो रही थी। भैया मूक दर्शक बनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के भाभी की सारी बातें सुन रहे थे और आंखें मेरी तरफ टिकाए खड़े थे। मुझे इतना सुनते ही एहसास हो गया था कि मैं जिंदा हूँ और कहाँ हूँ और कैसे लाया गया हूँ। अपने आप को संभालते हुए मैंने बैठने की कोशिश की तो भैया मेरी तरफ ये बोलते हुए लपके कि अरे लेटे रहो लेटे रहो। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़े थे और भाभी मुझे मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे कोई माँ अपने लाडले पुत्र को स्नेह करती है।
वही इस कमरे में किसी कुर्सी पर मौन लेकिन सारी खबरों से अनजान मेरी भतीजी आकांक्षा बारी बारी से सबको निहार रही थी। शायद वो अपने तरीके से हालत का जायजा ले रही थी। भैया ने उस सरकारी चारपाई से उठकर बैठने में मेरी मदद की और कमर के पीछे के हिस्से की तरफ 2 तकिए सहारे के लिए लगा दिए और ये बोलते हुए चले गए कि मैं थोड़ी देर में अस्पताल के बिल का भुगतान करके और अस्पताल की बाकी की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डिस्चार्ज स्लिप लेकर आता हूँ। तब तक तुम लोग भी चलने की तैयारी करो। ये कहकर भैया वहाँ से चले गए, लेकिन मेरे जहन में उस कब्रिस्तान की वो खौफनाक दृश्य अनायास आंखों के सामने दौड़ रहे थे। उस चुड़ैल की कई बातें याद आ गई। वर्तमान से कटकर उस बीते हुए पल में खो गया। किस तरह से सारी घटनाएं घटित हुई थी। उस चुड़ैल का वो खौफनाक चेहरा और उसका डर अब मेरे दिल में पूरी तरह घर कर चुका था। एक एक घटना मुझे झंझोर रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एकाएक बिजली सी कौंधी और भाभी से कुछ पूछने की उत्सुकता हुई और बोला, भाभी मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं तो वो चुड़ैल। चलो यहाँ से, इन सब का जवाब अब घर पर ही मिलेगा। भाभी के जवाब देने से पहले भैया वहाँ आ चुके थे और ये भर्राई हुई आवाज़ उन्हीं की थी। भाभी ने सारे सामान को समेटते हुए आकांक्षा को गोद में लिया और भैया ने मुझे सहारा देकर उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ चढ़े। हम घर पहुंच चुके थे और भैया अस्पताल की रिपोर्ट से लेकर काफ़ी देर कमरे में रहे। फिर कुछ देर बाद एक आवाज़ देकर भाभी को अंदर बुलाया। लगभग 10 मिनट के बाद भाभी मेरे पास आई और बोली, देवर जी आपको क्या ये शोभा देता है? खुद पर काबू नहीं है तो क्यों ऐसा काम करते हो? भैया आपसे बहुत नाराज़ हैं। अब आप आखिर क्या हो गया? कोई मुझे बताएगा या बस पहेलियाँ ही बुझाएगा? मैंने भाभी की बात पूरी होने से पहले खींचकर कहा, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा है कि आप इस हालत के जिम्मेदार आपकी अल्कोहल है, जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन करने के कारण आपको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और आप कब्रिस्तान में बेहोश हो गए। लेकिन भाभी मैंने तो, चुप रहिए आपको अपने तो कम से कम हम लोगों की तो चिंता होनी चाहिए कि हम लोगों पर क्या गुजरेगी। आखिर मैं पूछती हूँ कि इतनी रात को पीने के बाद आपको कब्रिस्तान जाने की क्या पड़ी थी? अभी मैं रात वाली घटना से पूरी तरह उभर ही नहीं पाया था कि यहाँ सवालों का अंबार लग गया था। मेरी मानसिक स्थिति भी पेचीदा होती जा रही थी और मैंने निर्णय नहीं ले पा रहा था कि इन सवालों का जवाब क्या दूँ, या फिर पहले मैं उस रात की पहेली को समझूं जिसने मेरे अंदर अंतर्द्वंद कर रहा था। थोड़ी देर में मैंने यह निर्णय लिया कि अभी इनको कुछ बताना शायद सही नहीं होगा। यदि मैंने कल की उस खौफनाक रात के विषय में कहा तो ये लोग समझेंगे कि कल रात की विस्की का नशा अभी भी मौजूद है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं उस रहस्य के गर्त तक ना पहुंच जाऊं तब तक अपने मुख को बंद ही रखूं। मैंने जवाब न देते हुए उनकी डांट, जिससे मेरी फिक्र और जिम्मेदारी का एहसास करवाया जा रहा था, मैं मूक दर्शक बनकर सुन रहा था। थोड़ी देर में जब उन्होंने अपनी बातें पूरी कर ली तो कहा, जाइए हाथ मुंह धोकर आइए, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मैंने लंबे तर्क के बाद यही तय किया कि उस कब्रिस्तान के 4 दीवारी के भीतर की सच्चाई मेरी अपनी सच्चाई थी। वहाँ की यंत्रणा और यहाँ की वेदना को उसे किसी से बांटना नहीं था। मैंने निर्णय किया कि अब जल्द ही इसकी तह तक पहुँचा जाए। इसी सोच की उधेड़-बुन में मुझे पता ही नहीं लगा कि रात्रि के 12 बज चुके हैं। मैंने रात्रि भोज के पश्चात अतिरिक्त शयन कक्ष की तरफ रुख किया, जो भैया और भाभी के कमरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में था। रसोई घर से बिल्कुल चिपके हुए था। रात गहरी नींद में अचेत थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। रात मेरे लिए तनाव से भरपूर रही। मैंने अपने आप को भावुकता से काटकर किसी उद्देश्य के लिए कठोर बनाया था, पर वही भावुकता एकाएक मुझे जकड़ गई थी। मेरे लिए पिछली रात्रि के वो क्षण मेरी धमनियों में फिर से ताजे हो रहे थे। अब मैं मन ही मन खुद से प्रश्न कर रहा था कि मोहिना कहाँ होगी? क्या उसको उसकी माँ मिली? मैं बेसुध सा कैसे और कितनी देर तक कब्रिस्तान में पड़ा रहा? उस चुड़ैल ने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया? और मोहिना के गायब होते ही वो चुड़ैल कैसे प्रकट हो गई? शायद मोहिना चुड़ैल को देखकर भयभीत हो गई हो और कहीं झाड़ियों में छुप गई हो। लेकिन वहाँ तो कोई ऐसी वस्तु भी नहीं थी जिसका ओट लेकर कोई इतनी जल्दी छिप सके। प्रश्नों की इसी जदोजहद में कब 2 बज गए पता नहीं लगा। मैं निश्चय किया कि अब थोड़ी देर सो लिया जाए
और सुबह की अपनी उत्सुकता का इलाज मोहिना के गांव रतनपुर जाकर किया जाएगा। सोने का मन बनाने के बावजूद भी नींद कोसों दूर थी, क्योंकि सवालों के कटघरे में मैंने पूरी रात को खुद को अकेले पाया और सवालों की सी उठापटक से ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि सुबह 6 बज गए हैं। मैंने जैसे ही मेज पर रखी आज के अखबार को उठाया, मुझे बहुत जोरदार झटका महसूस हुआ, क्योंकि अखबार पर 14 जनवरी 2018 लिखा हुआ था, जो कि यह सूचित करता था कि जो मेरे साथ घटना हुई वो परसों रात की थी। कब्रिस्तान वाली घटना शुक्रवार रात की थी और आज रविवार है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अस्पताल में पिछले 2 दिनों से था। मैं अचानक अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा। मैं जैसे जैसे घटनाओं को समझने की कोशिश करता, वैसे वैसे अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हो जा रहा था कि गुत्थी को सुलझाने की जगह वो मुझे दूसरी बड़ी दुविधा में ले जा रही थी। कब्रिस्तान की मेरी उस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। मैंने अखबार को मेज पर रखा और सामने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब इस गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा। मैंने रोज़मर्रा के आवश्यक काम को निपटाया और भैया की कार लेकर रतनपुर की तरफ निकल पड़ा। मैंने जरा सा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि मोहिना ने अपना घर रतनपुर में मस्जिद के सामने बताया था। मुझे रतनपुर गांव में प्रवेश करने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगे थे कि अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जो कि वे सूचित करता था कि हो ना हो मस्जिद अब ज़्यादा दूर नहीं है। इतना सोच ही रहा था कि अचानक सड़क के बाईं तरफ मस्जिद दिखाई दी। मैंने सावधानी पूर्वक गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी की और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद के बगल में ही पान के खोखे थे। वैसे गांव में जितना ज्ञान किसी पान के खोखे वाले को होता है, उतना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होता है। किस व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत है, किस फलाने नौजवान का किस ढंकी युवती से चक्कर चल रहा है, गांव की छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात इन पान वालों से छिपी नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक गांव के CCTV होने के साथ साथ BBC का कार्य करते हैं। मतलब आपके प्रश्न करने से पूर्व ही आपकी आंखों से ही आपके सवालों को पढ़कर पहेली की तरह जवाब दे देते हैं। पूछने वाला मन ही मन में सोचता रह जाता है कि उसे जवाब मिला या फिर नई तरीके से पूछना पड़ा। मैं भी वहाँ पहुँच गया।